हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बा यानी कि सेट जो बा है आपका यानी सेट सी है उसका संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। यानी कि जो आपको अभी हाल में जो स्कूल से मिले हैं जो अभ्यास सेट प्रश्न पत्र, तो इनका मैं संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सर्वप्रथम आप लोगों के सामने रहेंगे सही विकल्प। ठीक, तो इस सही विकल्प को आपको चुनकर अच्छे को लिखना है। ठीक, तो चलिए मैं सही से ही बता देता हूँ। जैसा पहला लगा आपका प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये माना था सन 1943 से। ठीक है ना, सन 1943 से। दूसरा लिखा है कृष्ण की संगति में रहकर भी उसने उनके प्रेम में अछूत रहे हैं। तो कौन रहे हैं? तो और भी रहे हैं। कौन रहे? तो उद्धव। क्या होगा? बा ऑप्शन हो जाएगा, उद्भव। तीसरा लिखा है विभानुभाव अभिव्यक्ति ज्वारी संयोगदर्श से निष्पत्ति यह परिभाषा किनकी है? नहीं, यह परिभाषा दी थी, यह परिभाषा है। तो ये किनकी है? ये है भरत मुनि की। ठीक, ये भरत मुनि की, नहीं दा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा चौथा लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया था। तो किसने किया था? स्वयं पत्रिका जी ने किसका संपादन किया था? तो ये हो जाएगा चौथी का आंसर हो जाएगा वसुधा पत्रिका का। किसका? वसुधाकार, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा लगा जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उनमें से पहले पद को कहते हैं। तो पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां लगा माता का आंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है। तो छठवें का बात करते हैं तो छठवें हो जाएगा आपका ऑप्शन है ग्रामीण जीवन की। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने सही होते हैं तो आपके 6 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक बच्चों, इस प्रकार से चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट रहेंगे आप लोग सामने सही स्थानों को मतलब रिक्त स्थानों को सही शब्द चयन करना है। ठीक, जो आपके सामने यहाँ पर सही चयन किए गए हैं इन्हीं के आधार पर आपको भरना है। साथ ही आप लोग बता दिया जाए आपके जो प्रश्न पत्र है इन्हीं के आधार पर ही आपके कुछ जो आपके बाद से परीक्षा रहेगी तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहला का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के से लिया गया है। तो ये किससे लिया है? तो ये लिया गया है बालकांड से। ठीक, दूसरा लगा 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग, एक मिनट, सममात्रक छंद कहते हैं इसको। ठीक, सममात्रक छंद ही हो जाएगा। तीसरा भाव को बढ़ाने या उद्दीपन करने वाले पदार्थ को कहलाते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा उद्दीपन। ठीक, चौथा लिखा है राम वृक्ष मैनीपुरी की रचना पत्र पत्रिकाओं में की आयु में छपने लगी है। तो कितने वर्ष से छपने लगी थी? तो 15 वर्ष से। ठीक, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। ठीक, छठवां लिखा है यहाँ पर गंगतोक से किलोमीटर की दूरी पर युगमात था। तो कितने किलोमीटर पे? तो 149 पे। ठीक बच्चों, इस प्रकार से आप लोग सामने ये भी पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हुए। नेक्स्ट आप लोग सामने सही जोड़ियाँ जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो ये भी सही जोड़ियाँ 6 नंबर की दी गई। ठीक, इस सही जोड़ियाँ शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको एक खुशखबरी दे दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हो आपका इस सेट सी है हिंदी का। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग सामने आपकी इंग्लिश का रहेगा, गणित का रहेगा, संस्कृत रहेगा, विज्ञान का रहेगा, सभी सोल्यूशन हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बहुत से बच्चों ने कर लिया था, अगर आप रह गए थे तो आप कर लीजिए, जैसे आपने कर ही लिया है। कुछ बच्चों रह गए थे, जो सब्सक्राइब कर लेगा तो उन्हें सब प्रथम मिल जाएगा, उनका सब प्रथम पेपर हो जाएगा, स्कूल में जमा कर भी सकते हैं। ठीक, तो कर लेना। ठीक, ये मेरा तो वही कहीं गाना है। ये पहला रखा नागार्जुन। तो नागार्जुन क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका पहले का हो जाएगा घा ऑप्शन। ठीक, नागार्जुन आधुनिक कवि रहे, इसमें घा घाड़ी वाला। ठीक, आधुनिक कवि। फिर दूसरा मेघ आए बनठन के अलंकार। तो कौन सा अलंकार? इसमें हो जाएगा मानवीकरण अलंकार है, यानी डा ऑप्शन। कहानी के तत्व। तो कहानी के तत्व कितने होते हैं? 6 होती हैं। ठीक, अब है यह तीतात गले का हार प्रियहील। तो इन तीनों को मैं अभी हाल में इनको कंफर्म नहीं कर पाया हूँ कि कौन इसमें सही रहेगा। तो इन तीनों को अभी हाल में आप छोड़ दीजिए, मैं इसको कमेंट में बता दूंगा। ठीक, 3 हो गए, 3 को आप लोग छोड़ भी सकते हैं। अगर बन जाए आपको तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। जिन लोगों पर नहीं बना तो उनको मैं बता दूंगा, या आप लोग अपने दोस्तों भी पूछ सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग इसकी आंख कर लीजिए। ठीक, जैसा पहला लगा एक वाक्य में उत्तर ही है। फिर पहला लगा कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो आप लोग लिखोगे कवि निराला जी ने बादलों की तुलना उन लोगों से की है। क्या लिखोगे? उन लोगों से की है जो पहले अमीर थे लेकिन अब वे गरीब हो चुके हैं। मैंने बोल दिया है तो आप लोग लिख लेना। ठीक, तो चला गणों की संख्या कितनी होती है? तो गणों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। ठीक, फिर तीसरा मंडू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो मंडू भंडारी रसोई को क्या कहते थे? पटियार खाना। ठीक, खाना यात्ती का बना है पटियार खाना। ठीक, हो गया समझे। 5 वाला मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व को कौन सी युक्ति है?
तो ये 5 वाला भी अभी हाल में छोड़ दीजिए, इसको मैं कंफर्म नहीं कर पाया इसलिए। 6 वाला माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलेनाथ के घाव पर क्या लगाया है? तो हल्दी पीस कर लगाई, ठीक, हल्दी पीस कर लगाया, ठीक, ये बात लिख दोगे, ठीक। ऐसे इस प्रकार से आप लोग एक वाक्य उत्तर भी हो जाते हैं। चलिए हम सत असत भी कहते हैं। जैसे पहला लगा आप लोग सामने, संगीतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है, तो ये हो जाएगा सत्य है। संगीतकार अगर हिचकता है तो उसको साफ आवाज़ सुनाई देगी, ठीक। फिर भी आप लोग कंफर्म करना ना, वो अगर आपको असत्य लगता है तो मुझे बताना कमेंट में, मेरे हिसाब से सत्य है, ठीक। दूसरा, जहाँ अलौकिक भाव उत्पन्न भाव होता है तो यह सत्य हो जाएगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज नहीं कर सकता, तो यह सत्य हो जाएगा, कर सकता है। न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, ये सत्य है। भोलानाथ का अधिकतर समय उनकी मैया की सन्निधि में गुजरता था, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से कंफर्म कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये 5 वाला सत्य ही रहेगा, ठीक। 6 वाला रीतिकाल का आपकी 5 वाला आपका सत्य ही रहेगा, 6 वाला आपका असत्य लगता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी कर सकते हो। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा भी असत्य, चौथा सत्य, 5वां भी सत्य और 6वां भी असत्य। ओके, इस प्रकार से आप लोग सामने सत्य असत्य हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक बच्चों। आगे सुने, ये जैसे आपने पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य, तीसरा भी असत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य, 6वां असत्य। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 6वां, रीतिकाल काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। आपके 2 नंबर में है। 7वां, सूरदास जैसा कैसा की विशेषता लिखिए। गोपियों के अनुसार राजा धर्म का क्या होगा? चलिए इन सभी का मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक। चलिए आप लोग अपनी पेन कॉपी लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक। अब मैं आगे लेके आ चुका हूँ आप लोग सामने आंसर। तो ये आ गया आप लोग सामने पहला आंसर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो 6वां वाला। 6वें प्रश्न पूछा गया था आप लोग सामने यहाँ पर, रीतिकालीन की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक। तो ये 6वें का आंसर है। तो आप लोग लिखोगे पहली विशेषता ये लिख दोगे, यहाँ से इस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से यह काल, यानी यहाँ तो यहाँ से लिखोगे, ठीक। इसको छोड़ दो, यहाँ से लिखो, यह इस काल की मुख्य विशेषता कही जा सकती है। सॉरी, एक मिनट बच्चों, आपको यहाँ से लिखना है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तो एक हो जाएगी आपकी, ठीक। अगर फिर छोटी छोटी बता रहा हूँ, दूसरी आपको यहाँ से लिखना है। इस काल के प्राय सभी कभी आचार्य पहले थे और कभी बाद में, ठीक। इस प्रकार से आपका ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका यहाँ से हो जाएगा, तो 2 लिखनी है तो एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक बच्चों। आगे समय जी वीडियो को आप लोग लिख लीजिए, ठीक। फिर आपका 7वां प्रश्न, 7वें प्रश्न में पूछा गया है, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यात्मक विशेषता निम्नलिखित में बिंदुओं पर कीजिए। 2 रचनाएं लिखनी है, कला पक्ष लिखना है। तो आप लोग सूरदास की देखो 2 रचना लिख लीजिए, ठीक। ये 2 रचना हो जाएंगी। और क्या पूछा है? कला पक्ष ओनली, ठीक। तो कला पक्ष पूछा है तो आप लोग कला पक्ष ये वाला लिखेंगे, ठीक। 2 रचना लिख दिए। हमको भाव पक्ष नहीं पूछा है तो भाव पक्ष नहीं लिखेंगे, कला पक्ष पूछा है तो कला पक्ष लिखेंगे, ये वाला, ठीक। ये लिख देना, ठीक। आगे समय ये आपका हो जाएगा कला पक्ष, ठीक। वीडियो को रुक कर लिख दीजिए, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर 8वां प्रश्न पूछा है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो आप लोग इस बेला 8वीं का आंसर लिखोगे, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राज धर्म का पालन करना होता है। तो इस प्रकार से आपको ये 8वां वाला लिख देना है, ठीक बच्चों। आगे समझे, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट है आप लोग सामने 9वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? लिखिए। चलिए 9वें का आंसर आप लोग सामने ये हो जाएगा, जिसमें आप लोग लिखोगे ए वाला प्रश्न। फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं कली लाल पंक्तियाँ हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती है, इसलिए कवि की आँख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। तो ये आपका 9वें का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10वां, जिसमें पूछा गया है, महाकाव्य की 2 विशेषता लिखिए। तो आप लोग सामने महाकाव्य की 2 विशेषताएं, तो पहली यहाँ से हो जाएगी यहाँ तक, दूसरी आपकी यहाँ तक, यहाँ तक 2 पूछिए तो 2 लिख दीजिए, ठीक, क्योंकि 2 नंबर में पूछा गया है। चलिए अगला आप लोग सामने 11वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लोग सामने 11वें की बात करते हैं, तो ये आप लोग सामने 11वें का आंसर हो जाएगा, जो आप लोग परिभाषा लिख देंगे इसकी, थी इस प्रकार से पूरा लिख देंगे, ठीक। आगे समझे, चलिए 2वें का ये वीडियो को रोक लीजिए, लिख लीजिए। 11वां है, गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो ये 12वें का आंसर है। तो ये हो जाएंगी गद्य की पूरी गौण विधाओं के नाम, जैसे कि नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध तथा आलोचना का आरंभ तो भारतीय युग में हुआ। द्विवेदी युग में जीवनी, यात्रा, वृत्तांत, स्मरण और पात्र के सहित आरंभ हुआ है। गद्य काव्य संस्मरण और खचित की विधा छायावाद युग में विशेष समृद्ध है। तो ये आपका 12वें का आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। चलिए बढ़ते
नेक्स्ट आप लोग सामने 13वां प्रश्न जिसमें पूछा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएं एवं भाषा शैली लिखिए। तो आप लोग सामने ये पूरा लिख देना आपको रामवृक्ष बेनीपुरी में, ये 13वीं का आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार वीडियो को रुक कर लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने 14वां प्रश्न जिसमें पूछा गया है मूर्ति पर संलग्न चश्मे का उम्मीद जाता मतलब क्यों, मतलब ये आपका मूर्ति पर लगा संलग्न का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। ठीक, ये वाला प्रश्न था। ठीक, क्या उम्मीद जगाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग सामने हो जाएगा मूर्ति पर सरकंडी का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के लोगों को खासकर युवाओं व बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है और यही युवा और बच्चे किसी देश के भविष्य होते हैं। ठीक, ये 14वें का आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने 15वां जिसमें पूछेगा सुशीलवादों से क्या अभिप्राय है, किस बात को सुशीलवादों में सहायक की उपाधि दी गई है। तो ये 15वीं का आंसर रहेगा। ये आप लोग सामने 15वीं का आंसर होगा जिसको आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। ठीक, आया समझ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने 16वां प्रश्न जिसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसके लिए हम एक शब्द लिखेंगे तो आपका ये हो जाएगा एक शब्द जो आप लोग देख सकते जो क्रम खर्च करने वाला हो शब्द समूह के लिए एक है। तो आप लोग इसके लिए लिखोगे, इसके लिए लिखूंगे आप लोग शब्द मित्रमयी, क्या लिखोगे मित्रमयी। ठीक, आगे समझे, आगे समझे। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने 17वां प्रश्न 17वें प्रश्न पूछेगा बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं लिखिए। तो ये आप लोग सामने 17वीं का आंसर हो जाएगा। आप लोग लिखोगे बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर उनके लिए खेल करके उन्हें चूमकर उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करती हैं। ठीक, आ गया 17वीं का आंसर हो गया। चलिए 18वें पूछा गया निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो 18वीं की बात करते हैं तो 18वीं का ये हो जाएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या की है। तो प्रसंग आपको यहाँ से इस प्रकार से लिख देना है। ठीक, काव्य ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसलिए है क्योंकि ये आपका कितने नंबर है 3 नंबर में है। थोड़ा आपको ये लिख देना है इस प्रकार से और थोड़ी आप व्याख्या भी कर देना। ठीक, व्याख्या थोड़ा आप कम कर सकते हो। ठीक, 3 नंबर में थोड़ा हमको बड़ा लिखना पड़ेगा। तो ये आपका 18वीं का आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न में निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रश्न व्याख्या पूछी गई है। तो ये 19 का भी आंसर हो जाएगा। ठीक, ए वाला, तो ए वाला लिखना आपको 19 का आंसर। ठीक, थोड़ा ये आपका छोटा है इसलिए आप लोग उसको भी लिख लेना। ठीक बच्चों, थोड़ा अगर आप लोग बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो। वीडियो को रोक कर इसको ए वाला आपका आंसर है। ठीक, ए वाला है आंसर। ठीक, ओके चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने 20वां प्रश्न जिसमें लिखा है समय सदुपयोग की विशेष पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो अनुच्छेद लिखना है तो अनुच्छेद वही कहलाता है मतलब कि किसी कोई मतलब 3 नंबर में लिखना। ठीक, तो थोड़ा हम लोग बड़ा लिखेंगे। तो ये आप लोग सामने समय का सदुपयोग के बारे में दिया गया है जो आप लोग यहाँ से लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से अब जो जहाँ पर निबंध लिखा ना आप लोग यहाँ पर लिखेंगे समय का सदुपयोग पर अनुच्छेद लिखेंगे निबंध के जहाँ पे और आगे सेम टू सेम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उतार देंगे। ठीक, वीडियो को रोक कर फिर आप लोग यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक उसके बाद। ठीक, तो जो आपका पूरा वो आपका 20 का कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट ओर। तो नेक्स्ट आप लोग सामने दिया जाता है फिर 21वां प्रश्न। तो 21वां प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित अपहृत काव्यांश गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप लोग या तो ऊपर वाला ही कर सकते हैं या नीचे वाला। तो नीचे वाला मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो नीचे वाले में पूछा उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो हम लोग लिखेंगे इसमें उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक में पढ़ते हम वैदिक काल से ही हिमालय पहाड़ के बहुत पवित्र माना जाता है। इनमें कोई संदेह नहीं कि हिमालय के पहाड़ों का दृश्य अति सुंदर है। इसकी विशेषता देखकर मन आनंद हो। तो इसमें उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपका क्या हो जाएगा हिमालय हो जाएगा। ठीक, हिमालय पहले का लिख देंगे हिमालय। ठीक, 21वें के ये हो जाएगा आपका 21वें का अथवा वाला 21वें का अथवा का पहले में लिखेंगे आप लोग हिमालय क्योंकि उपयुक्त गद्यांश का उच्च हिमालय हो जाएगा। किस काल से हिमालय को पवित्र माना जाता है। तो आप लोग इसको इसी में ढूंढ के लिख देंगे, उपयुक्त गद्यांश भी लिख देंगे। काफ़ी सहल है, इसको कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप लोग सामने 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न पूछेगा परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिला अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो आप लोग ये आवेदन पत्र लिखेंगे। ठीक, पहले लिखेंगे आप लोग पृथ्वी जिलाधीश महोदय। फिर आप लोग लिखेंगे जो आपके जिला के जो मतलब जो जहाँ पे आपका जिला पड़ता है तो वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे उज्जैन जिला है मध्य प्रदेश में तो आपको जो जिला होगा उसका नाम लिख देना। ठीक, फिर विषय में लिखेंगे आप लोग कि बोर्ड परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक, ये लिख देंगे। फिर आप लोग महोदय लिखेंगे, महोदय लिख देंगे। महोदय के बाद आप लोग ये पूरा लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से
मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि निकट भविष्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है, लेकिन नगर में जोर जोर से ध्वनि विस्तार यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बोर्ड परीक्षार्थियों में पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रही है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप तुरंत आदेश निकालकर इस पर प्रतिबंध लगाएं। ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर इसके बाद आप लोग धन्यवाद लिखेंगे, दिनांक डालेंगे, आप प्रार्थी खड़े नहीं की जहाँ पर आप लोग स्कूल का नाम लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर डेट डाल देना जिस दिन लिखोगे। ठीक, आगे समय तो फिर आगे आप लोगों के सामने 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर एक रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो ये निबंध आपका 4 नंबर में है। तो आप लोग चाहो तो आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पर भी लिख सकते हो, स्वच्छ भारत पर भी लिख सकते हो, जल ही जीवन में। तो मेरे हिसाब से आप लोग जल ही जीवन पर लिख देना, क्योंकि ये काफ़ी सरल है। इसको आप लोग अपने मन से ही लिखना बच्चों, इसको टीपना नहीं है, क्योंकि ये निबंध है, काफ़ी सरल होता है। क्योंकि जो हमारे जल हमारे लिए कितना आवश्यक है वही सब आप लोग लिख सकते हो। थोड़ा बहुत आप लोग हेडिंग के ऊपर लिख सकते हो, क्योंकि इसको टीपोगे अगर आप लोग जल निबंध वालों को तो हो सकता है टीप के लिखोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मन से लिखना तो अच्छा है, क्योंकि इसके नंबर तो जुड़ना ही नहीं है। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लाऊंगा और भी सब्जेक्ट का लाऊंगा, इसलिए आप लोगों से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो मैं पेपर लाऊँ तो वो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।